का जो चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 14 है मुगल साम्राज्य का पतन। डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है। तब मुगल साम्राज्य का पतन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। कभी कभी प्रश्न पूछता है तो इनमें से कौन से कारण मुगल साम्राज्य के पतन के नहीं थे। ठीक है, तो कुछ प्रश्न इसे निकलते हैं, देख लेते हैं। वैसे ही चैप्टर में फैक्ट कम होगा, मतलब क्या होगा, फैक्चुअल कम होते हैं। ठीक है। और कहानी ज्यादा है इसमें। लगभग 3 शताब्दियों तक भारत में काफी बड़े भूभाग पर मुगल साम्राज्य का वर्चस्व बना रहा। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इनकी शक्ति और प्रतिष्ठा में तेजी के साथ मतलब क्या होती है, गिरावट आती है। ठीक है। मुगल साम्राज्य के पतन और क्षेत्रीय राज्यों के उदय की प्रक्रिया दो लेकर को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। मुगल साम्राज्य के पतन संबंधी ऐतिहासिक दृष्टिकोण के दो मुख्य हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। जब मुगल साम्राज्य का जब पतन होगा तो क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। ठीक है, तो कई तरह के क्षेत्रीय राज्य का उदय होगा। एक होंगे उत्तराधिकारी राज्य। कौन सा होगा? एक आपका होगा उत्तराधिकारी राज्य का उदय होगा। ठीक है। एक होगा विद्रोही राज्य का उदय होगा। ठीक है। एक हो जाएगा आपको जो मुगल के कभी भी हिस्सा नहीं रहे, तो 3 तरह के राज्य का मतलब उदय होता है। आप बोलोगे सर आपने 3 तरह का राज्य बताया, तो क्या होगा, तो एक राज्य जो होगा ना, बोलते थे मुगल के उत्तराधिकारी राज्य। जैसे मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में अपना एक स्वतंत्र राज्य को स्थापना कर लिया। मुर्शिद कुली खान कौन थे? तो मुगलों का अधीन कार्य करने वाले अधिकारी थे मुर्शिद कुली खान, लेकिन बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना कर लिया। शहादत खान, ठीक है, अवध में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए कौन थे? मुगल के अधीन काम करने वाले थे। मुर्श इसके बाद चलेंगे हैदराबाद, किनकिलिच खान। ठीक है, किनकिलिच खान कौन थे? मुगल के अधीन काम करने वाले थे। तो इन्होंने जिस राज्य की स्थापना की, ये राज्य किस प्रकार के राज्य थे? तो ये राज्य जो थे मुगलों के अधीन, मुगलों के पतन के बाद इन राज्यों की स्थापना हुई, जो कि उत्तराधिकारी राज्य थे। ये मुगलों से अलग तो हो गए, लेकिन मुगलों के खिलाफ कभी भी विद्रोह नहीं किया। ठीक है, मुगलों ने भी इनको तंग नहीं किया। मुगलों ने भी बोला सर ठीक है, तुम एज ए स्वतंत्र राज्य के तौर पे तुम काम करो। मुर्शिद कुली खान के राज्य के अधीन कभी हस्तक्षेप नहीं करने गया। मुर्शिद उधर मतलब सादत खान को भी मतलब फ्री हैंड दिया। इधर अपने साउथ में जाएंगे तो क्या नाम था इनका, किनकिलिच खान, उनको भी मतलब फ्री हैंड दिया। 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, इन सबको फ्री हैंड दिया काम करने के लिए। दूसरा जो राज्य जो निकल कर आया, मुगलों के डाउनफॉल हुआ, जो कि मौका तलाश रहे थे, मुगल कब कमजोर है हम उनके ऊपर टूट पड़े, उनको बोला जाता है विद्रोही राजा। बोलोगे सर विद्रोही राज्य कौन था? तो सिख साम्राज्य। सिख साम्राज्य जो था मुगलों के बाद मतलब आया। ठीक है, शिवाजी के जो वंशज की ने जिस राज्य की स्थापना किया वो सिख साम्राज्य था, जो कि मुगलों का विद्रोही था, क्योंकि बहुत सारे सिख गुरुओं की हत्या करवाई थी। जैसे गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव की हत्या, ठीक है, मुगलों ने की थी। तो इसलिए सिख साम्राज्य जो था, मुगलों के डाउनफॉल के पतन के बाद ये मजबूत होता है। ये मुगलों के विद्रोही राज्य थे। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, ये हो गया एक, हम लोग चलते हैं, सिख हो गया। उसके बाद एक और कौन था विद्रोही में? हाँ, विद्रोही में आपका सिख हो गया, और एक कौन था यार, भूल गया मैं। ठीक है, 2-3 ऐसे राज्य बनते हैं जो कि मुगलों के मतलब विद्रोही राज्य थे। वन ऑफ देम सिख था। एक और भी था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल। और कुछ राज्य ऐसे बनेंगे जो कि मुगलों के परिधि से बिल्कुल बाहर थे, जैसे कि से अब दक्षिण भारत में टीपू और हैदर ने जिस राज्यों की स्थापना की, उसमें मुगलों से कभी कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, इसके बाद हाँ इधर चले आइए, क्या नाम था जिसने अकबर के सिकंदरा के मकबरा को एकदम खोद दिया था, उस राज्य का नाम क्या? बदन सिंह चूड़ामन ने जाट साम्राज्य का जो स्थापना जो किया था, ये भी मुगलों के बहुत बड़े विरोधी थे। जाट राज्य की स्थापना बदन सिंह चूड़ा सिंह ने जो किया था, चूड़ामन बदन सिंह ने, वह भी मतलब मुगलों के विरोधी थे। सिख साम्राज्य भी क्या था, मुगलों के विरोधी। लोग मौका तलाश रहे थे, मिले कब? मुगलों के ऊपर टूट कर पड़े। तब मुगल का पतन होगा तो 3 तरह के राज्य को स्थापित किया जाएगा। मैंने पहले बता दिया हूं ताकि थोड़ा सा आप लोग को कॉन्सेप्ट मिल जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे मुगल साम्राज्य के पतन और क्षेत्रीय राज्य के उदय की प्रक्रिया को लेकर, माइक बंद कीजिए। चलिए, तो प्रक्रिया को लेकर इतिहासकारों ने मतभेद है। मुगल साम्राज्य के पतन संबंधी ऐतिहासिक दृष्टिकोण के दो मुख्य हिस्सों में विभाजित किया जाता है। पहला की बात करेंगे, पहला में क्या है? तो पहला में आप लोग देखेंगे क्या है, तो मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण। इसके तहत विद्वान मुगल साम्राज्य के पतन के कारण स्वयं साम्राज्य की संरचना और कार्य पद्धति में ढूंढते हैं। ठीक है, मुगल साम्राज्य का पतन के कारण क्या ढूंढते हैं, तो मतलब इसको देखिएगा, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण स्वयं साम्राज्य की संरचना और उनके कार्य पद्धति में ढूंढते। दूसरा दृष्टिकोण क्या है? क्षेत्र केंद्रीय दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत साम्राज्य के पतन के कारणों के क्षेत्रीय समस्याओं और साम्राज्य के विभिन्न भागों में फैली अव्यवस्थाओं को देखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मुगल साम्राज्य के पतन साम्राज्य की केंद्रित व्याख्या का विकास विभिन्न चरणों में हुआ है। सबसे पहला संकट की बात करें तो जागीरदारी संकट को माना जाता है। ठीक है,
सतीश चंद्र की पुस्तक, ठीक है, जो कि मेडिवल इंडिया की पुस्तक आती है, इनकी पुस्तक है सतीश चंद्र की पुस्तक पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। क्या नाम है पुस्तक का? पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट पुस्तक है, सतीश चंद्र की पुस्तक है। 1707 से लेके 1707 के बाद को मुगल को, ठीक है, इनको पूर्ववर्ती मतलब पूर्ववर्ती मुगल कहा जाता है, जो कि मतलब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद ही मुगल साम्राज्य का पतन सामान्य रूप से आपको देखने को मिलता है। तो 1707 से 40 में मुगल साम्राज्य की कुछ प्रमुख संस्थाओं का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि मनसबदारी तथा जागीरदारी व्यवस्था असफल सिद्ध हुई। जैसे ये व्यवस्था अव्यवस्थित होने लगी, वैसे ही साम्राज्य का अंत अवश्य अवश्य भावी हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जागीरदारी संकट को माना जाता है, सतीश चंद्र जैसे विद्वानों ने, ठीक है, मुगल साम्राज्य का पतन का प्रमुख कारण में से जागीरदारी संकट को माना है, ठीक है। दूसरा कारण की बात करें, कृषि व्यवस्था का संकट, ठीक है। इस कारण का विश्लेषण इरफान हबीब ने अपनी पुस्तक में किया। इरफान हबीब इतिहासकार है, आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जेएनयू वगैरह में पढ़ाते, शायद ये पढ़ाते थे, अभी है कि नहीं पता। इनकी पुस्तक है द एग्रीगेरियन सिस्टम ऑफ साम्राज्य इंडिया, द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ साम्राज्य इंडिया में किया गया। इसमें यह बताया गया कि साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बड़ी से बड़ी सेना रखने की कोशिश की जाती थी और इस कारण राजस्व की दर भी ऊंची रखी जाती थी। दूसरी तरफ कुलीन अपनी जागीरदारी से ज्यादा राजस्व प्राप्त करना चाहते थे। इससे क्या होता था, इससे किसानों के ऊपर बोझ बढ़ता गया और उन्हें अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित होना पड़ा, ठीक है। इससे मतलब इस शोषण ने किसानों को मुगलों का प्रतिकार करने के लिए मजबूर कर दिया, मतलब उनका विरोध करने के लिए, ठीक है। इन विरोधों के कारण साम्राज्य में राजनीतिक और सामाजिक तंतु कमजोर हो गए, ठीक है। तो कृषि व्यवस्था का संकट को कारण किसने माना है? इरफान अभी जैसे इतिहासकारों ने कहा से भाई साहब, कृषि व्यवस्था का संकट सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि राज्य की सुरक्षा करने के लिए बड़ी से बड़ी सेना रखनी पड़ती थी। और जब बड़ी सेना को जब राज्य की व्यवस्था के लिए आप रखोगे, तो इसके लिए आपको बहुत अधिक खर्च भी आपको उठानी पड़ेगी, ठीक है। और इस खर्च को मतलब पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता था, तो अधिक से अधिक टैक्स लगाते थे किसानों के ऊपर। और जब किसानों के ऊपर जब बहुत अधिक जब टैक्स लगाया जाता था, इससे क्या कर राजस्व का बोझ जो था उनके ऊपर काफी अधिक बढ़ गया, जिसके वजह किसान जो थे साम्राज्य के विरोधी हो गए और इस तरीके से अव्यवस्था मतलब फैली, ठीक है। उसके बाद देखेंगे संकट का पुनः परीक्षण की बात करेंगे, तो रिचार्डस, ठीक है, एम एन पियर्सन और पी हार्डी भी साम्राज्य के पतन के कारणों में दक्कन और मराठों में, ठीक है, मुगलों के उलझने को मानते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने यहाँ पे सिख साम्राज्य का मराठा छोड़ दिया था, ठीक है, मराठा छोड़ दिया। मराठा भी मतलब क्या थे? मुगलों के मतलब विरोधी राज्य थे, ठीक है। तो ध्यान ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे इनके कारणों में दक्कन और मराठों में मुगलों के उलझने को मानते थे। 1970 के आसपास जे एफ रिचार्डस ने मुगलों के पतन के उन सिद्धांतों पर कई दृष्टि में विचार किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पतन का मूल कारण बेरोजगारी, सॉरी बेजागिरी, जागीरों की अनुपस्थिति है, ठीक है। आप देखिए कि एक कारण माना जाता है मुगलों का पतन का, सबसे प्रमुख कारण माना जाता है दक्कन की नीति, ठीक है। औरंगजेब की दक्कन की नीति जो थी बड़ा डेंजरस नीति थी, ठीक है। औरंगजेब अपने जीवन का ज्यादातर काल जो था दक्कन में मतलब क्या रहा, बिजी रहा, जहां पे उसने मतलब मराठों से हमेशा वो लड़ते रहा, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य एक तरह से उनकी केंद्रीयकृत सत्ता मतलब बहुत हद तक मतलब क्या होती है, कमजोर हो जाती है। तब मुगलों को कमजोर करने में सबसे प्रमुख हाथ जो रहा शिवाजी साहब, शिवाजी का, ठीक है, बेटा, शिवाजी का पोता, शिवाजी की बहू, लगभग तीन वंशज तक मतलब औरंगजेब से मतलब लड़ते रह गए। इसके कारण मुगल साम्राज्य बहुत अधिक तक मतलब क्या होगा, कमजोर हो गया था। एक कारण दक्कन की नीति जो थी औरंगजेब की, वो मुगल साम्राज्य की, ठीक है, ताबूत में कील ठोकने की मतलब काम आई, ठीक है, बहुत अधिक तक कमजोर कर देती है। मुगल साम्राज्य के पतन के क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण निम्न चरणों में था, ठीक है। आप देखेंगे इसमें भी कुछ इतिहासकारों का मतलब बात कहा गया। मुजफ्फर आलम ने, ठीक है, मुजफ्फर आलम ने सूबा अवध को मुगल साम्राज्य का केंद्रीय प्रारूप मानकर मुगल साम्राज्य के पतन के कारण को बताते हुए, ठीक है, अवध को मानकर, ठीक है, किसको आधार बनाया, ठीक है, अवध सूबा को आधार बनाया मुजफ्फर आलम ने। इसमें उन्होंने बताया कि मुगल साम्राज्य के विभिन्न खतरों पे संघर्षरत समुदाय और विभिन्न देशी सामाजिक के राजनीतिक अव्यवस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाली एजेंसी संस्था के रूप में कार्य करता था। लेकिन 18वीं शताब्दी के आरंभ में सामाजिक और राजनीतिक संतुलन, ठीक है, इस किस प्रकार बिगड़ गया, क्योंकि समन्वय स्थापित करने वाली संस्था मुगल शासन का केंद्र मतलब क्या था, कमजोर पड़ गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसको भी मतलब क्या बनाया, आधार बनाया, किसने बनाया इसको? मुजफ्फर आलम ने इसको आधार बनाया, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए मुजफ्फर आलम ने बोला से भाई साहब, देखिए मुजफ्फर आलम ने सूबा अवध सूबा का मुगल राज्य का क्षेत्रीय प्रारूप मानकर मुगल साम्राज्य के पतन के कारण को बताते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि मुगल साम्राज्य विभिन्न खतरों पे संघर्षरत समुदाय और विभिन्न, ठीक है, देशी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले एजेंसी के रूप में कार्य करती थी। लेकिन 18वीं शताब्दी के कारण सामाजिक और राजनीतिक संतुलन किस प्रकार से बिगड़ गया, क्योंकि समन्वय स्थापित करने वाली संस्था मुगल शासन का केंद्र में मतलब क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया। ठीक है, आप देखें क्षेत्रीय राजनीति का स्वरूप क्या था उस समय। इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन चेतन सिंह ने अपनी पुस्तक रीजन एंड एम्पायर में किया है। इसके संदर्भ में उन्होंने तत्कालीन पंजाब सूबा का अध्ययन किया और बताया कि 17वीं शताब्दी के अंत में सिंधु नदी में गाद जमा होने से पंजाब का जल मार्ग बुरी तरह मतलब बाधित हो गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो गाद अगर नदी में अगर जमा होता है तो नदी का जो पानी का जो स्पीड जो होता है, लय जो होता है, उसको कम कर देता है। ठीक है, इससे पंजाब में वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था, ठीक है, बहुत बुरा असर पड़ा। इससे व्यापार बाधित हुआ, धीरे धीरे वाणिज्य कृषि पे आधारित पंजाब की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। पंजाब में सामाजिक आर्थिक ढांचे कमजोर पड़ते, सामाजिक विक्षोभ पैदा होने लगा। ठीक है, क्या था, भारत उस समय भी किसानों का देश था, फसल होगा नहीं लेकिन फिर भी साम्राज्य वर्ग शासक वर्ग क्या थे, कर के लिए परेशान करेंगे, तो एक समय क्या होगा, किसानों का बहुत बड़ा विरोध आपको देखने को मिलेगा। तो इससे मतलब क्या होगा, सामाजिक और आर्थिक ढांचा पूरी तरह से कमजोर पड़ गई, शासक के विरोधी हो गए। इस तरीके से भी पतन का कारण माना जाता है। विभिन्न क्षेत्र मुगल साम्राज्य में कई बंधनों से जुड़े हुए थे। 17वीं शताब्दी के दौरान मुगलकालीन भारत में सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आने से इस गठबंधन पे प्रभाव पड़ना अपरिहार्य था। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीकों से प्रभाव पड़ा, कुछ क्षेत्रों में अपने संबंध मुगल केंद्रीय सत्ता में तोड़ लिए, जबकि अन्य में ये बनाए रखे। यह बात तर्क संगत प्रतीत होती है। मुगल साम्राज्य के विकेंद्रीकरण के समय विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों ने केंद्र से पृथक होने से अलग अलग मुगल तरीके अपनाए। जैसे मैंने बताया सर भाई साहब, देखो हैदराबाद में अपना राज्य स्थापित कर लेता है, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में कर लिया, अवध में सादत खान ने कर लिया। तो ये मुगल शक्ति के केंद्र में थे पहले, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगा, मुगल सत्ता जब कमजोर पड़ा तो अपने आप से अलग होकर इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में मतलब खुद को मतलब क्या किया, स्थापित कर लिया। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, निश्चित रूप से साम्राज्य पतन की मुगल केंद्रीय विचारधारा के विपरीत मुगल साम्राज्य का ह्रास एक अधिक जटिल प्रक्रिया थी। ठीक है, तो ध्यान रखें, मुगल साम्राज्य का ह्रास की बात करेंगे तो क्या थी, एक जटिल प्रक्रिया थी। ठीक है, और जब मुगल साम्राज्य का जब पतन होता तो बहुत सारे, जैसे जब भी आप देखोगे, जब भी केंद्रीय शक्ति अगर कमजोर होती है तो क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों की स्थापना होगी। ठीक है, और जो केंद्रीय शक्ति फिर से जब मजबूत होगा तो क्या होगा, जितने छोटे छोटे राज्य रहेंगे सबको एकीकरण करके एक बड़ा सा राज्य बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा ही, ठीक है, यहाँ पे जैसा ही मुगल साम्राज्य का पतन होता है, बहुत सारे क्षेत्रीय राज्यों का निर्माण होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्लियर, विशेष कुछ नहीं था। एग्जाम में पूछेगा मुगल साम्राज्य के पतनों के कारण लिखे, बीपीएससी में कभी भी नहीं पूछेगा क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री से प्रश्न नहीं आते हैं। थोड़ा कंसेप्चुअल सा पूछ देते, लेकिन यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो यूपीएससी का। ठीक है, अब जो है हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर जो था, ये सबसे लंबा होगा, 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति। अब आपने देखा से मुगल का हमने पतन करवा दिया, तो भाई मुगल का पतन करवा दिया तो कहीं ना कहीं राज्य तो बनेंगे ना, तो बहुत जगह पे आपको राज्य बनना शुरू होगा। इसमें हम लोग अवध पढ़ेंगे, राजपूत राज क्या थे, मुगलों के विरोधी राज्य थे। क्या थे, मुगलों के विरोधी राज्य थे। सिख शक्ति का उदय होता है, ये भी मुगलों के विरोधी थे, देखिए सब के सब। ठीक है, मैसूर राज्य का उदय होते मुगलों के परिधि से बाहर था। ठीक है, मैसूर राज्य का मुगल से कभी भी कुछ लेना देना नहीं था। ठीक है, अब आते मराठा राज्य का उदय हुआ तो मुगलों के क्या थे, विरोधी थे, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कहाँ गया भाई, ये आएगा अभी, अवध आएगा, अवध किधर है? खत्म हो गया, अवध तो दिया ही नहीं। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे आपको देखने को मिला है। आई थिंक इसका 2 पीडीएफ है ना शायद, इसका मैं भी कहीं उसमें अवध दिया हूँ। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको देखने हैं। ठीक है, तो अभी क्या मैं आपको थोड़ा पढ़ा दूं इसमें से, और क्योंकि 18वीं शताब्दी की स्थिति क्या आ गई, मुगल कहानी समाप्त है। मतलब बहादुर शाह जफर प्रथम के बारे में कहा जाता है, मतलब एक इतिहासकार ने लिखा, तो मतलब वो बहादुर शाह जफर प्रथम जो कि 1707 से लेकर 1712 तक शासक रहेगा। ठीक है, वो आखिरी मुगल थे जिनके बारे में कुछ ऐसे शब्द कहे जा सकते हैं।
जिसको साहब बेखबर की उपाधि दिया गया था, बहादुर शाह जफर, जिसको मुअज्जम कहते थे, ठीक है। इनको कहते हैं ये आखिरी मुगल था जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, मतलब इसके बाद का जो निकला उसके बारे में केवल बुरा बुरा ही शब्द कहा जाएगा, ठीक है। ये औरंगजेब का बेटा था, ये आखिरी मुगल था जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जाते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इसको। तो थोड़ा सा पढ़ा दो, प्रकाश डाल दे थोड़ा इस पे। अरे डाल दे। शुरू करूं? जी सर, डालिए ना प्रकाश, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश डालते हैं, ठीक है। चलिए, तो 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति हम लोग देखेंगे। 18वीं शताब्दी में भारत के राजनीतिक विभाजन हुआ। क्यों विभाजन हुआ? क्योंकि मुगल साम्राज्य जो केंद्रीय शक्ति का केंद्र था, समाप्त होने के कगार पे आ जाता, और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। उसके बाद कोई भी ऐसा मुगल नहीं था जो कि मतलब क्या था, एक मजबूत शासक के तौर पे मतलब क्या होता, उभरता है, ठीक है। बहादुर बादशाह मोहम्मद साहब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। 18वीं शताब्दी में ही भारत में विभिन्न शक्तियों का उदय हुआ, जिनमें राज्य के विस्तार के लिए संघर्ष हुआ। राजस्थान में राजपूत शासक, पंजाब में सिख, दक्षिण में हैदर अली तथा मराठे मतलब क्या होते, सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। ये लोग इतने मजबूत हो जाएंगे कि मुगल से, जो कि एक समय मुगल जो थे इन सबको अपने अधीन करके चलता था, मुगलों को एक तरह से ये लोग गुलाम बना लेंगे, ठीक है। मराठा की बात करेंगे या फिर मराठा की बात करें, सिख साम्राज्य की बात करें, बहुत मजबूत हो जाता है। सिख साम्राज्य के बारे में बोला जाता है, एशिया का उस समय से सबसे बड़ा फौज जो था, महाराजा रंजीत सिंह के पास था, दूसरा सबसे बड़ा फौज, ठीक है। तो इतना बड़ा ये लोग बन जाता है। राजनीतिक विभक्तिकरण ने इन परिस्थितियों में यूरोपीय राज्यों के निवासियों ने भी भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। अब यहाँ पे देखेंगे, अब देखा से मुगल कमजोर पड़ गया है, तरह तरह के राज्य का निर्माण हो रहा है, तो यूरोपीय शक्तियां भी भारत के राज्य में हस्तक्षेप करने शुरू कर देगी, ठीक है। जैसे कि बात करेंगे, ब्रिटिश आ जाएगी, फ्रेंच आ जाएगी, पुर्तगीज आ जाएगी, सब मतलब क्या करेंगे, भारतीय, ठीक है, प्रशासन में, राजाओं के प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर देंगे। जैसे प्लासी वगैरह आपको देखने को मिलेगा, बक्सर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप चले जाएगा दक्षिण में, आपको कोई हैदर से जो युद्ध होता है वो सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सब में यूरोपीय शक्तियों का क्या होगा, इसमें आप धीरे धीरे आपका क्या हस्तक्षेप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 18वीं सदी के समाप्त होने तक स्पष्ट हो गया कि भारत की सत्ता के लिए मराठे के मुख्य प्रतिद्वंदी मतलब क्या था, अंग्रेज थे, ठीक है। अब तो मुगल का कहानी समाप्त हो गया। अब मराठा को मतलब सत्ता में मतलब क्या करना है, आना है, ठीक है। तो इस तरह से उनका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था, तो अंग्रेज को माना जाता था मराठों का मुख्य प्रतिद्वंदी, क्योंकि अंग्रेज बहुत ही शक्तिशाली हो रहा था, क्योंकि बक्सर और प्लासी में उसको विजय मिल चुकी थी, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखें राजपूत राज्य, ठीक है। राजपूत राजपूत राज्य जो बनता है मुगलों का विरोधी था। किसका विरोधी था? मुगलों का विरोधी राज्य था। 18वीं शताब्दी में राजपूत राज्यों में मुगल सत्ता की बढ़ती कमजोरी का फायदा उठाकर लगभग खुद को केंद्रीय शक्ति से मुक्त कर लिया, जबकि एक ही समय में शेष राजस्थान में अपना प्रभाव को क्या किया, बढ़ा लिया। राजपूताना राज पहले ही तरह, ठीक है, विभाजित होते रहे, उनमें उनमें से बड़ा अपने कमजोर पड़ोसियों राजपूत और गैर राजपूत की कीमत पर विस्तारित हुई थी, ठीक है। राजपूत राज्य में सबसे बड़ा दिक्कत क्या था, एकता नहीं था, हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। इसी के कारण मतलब मुगलों ने उठाकर मतलब इनको अपना अधीन कर लिया था। अधिकांश बड़े राजपूत राज्य लगातार झगड़े और गृह युद्ध में मतलब क्या रहते थे, शामिल रहते थे। इन राज्यों की आंतरिक राजनीति को अक्सर उसी प्रकार के भ्रष्टाचार, साजिश और विश्वासघात की विशेषता थी, जैसा कि मुगल दरबार में प्रचलित थी। इस प्रकार मरवार के अजीत सिंह ने, ठीक है, मरवार का अजीत सिंह को उनके बेटे ने मार डाला था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो मरवार का अजीत सिंह को उनके बेटे ने ही हत्या कर दिया था, ठीक है। तो राजपूत राजा की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, आपस में लड़ते रहते थे, आपसी एकता का इनमें भाव नहीं था, ठीक है। 18वीं सदी में सबसे उत्कृष्ट राजपूत शासक अंबर के अंबर अंबर मतलब आमेर, आमेर के राजा सवाई जय सिंह थे, जो कि जयपुर के संस्थापक भी थे, ठीक है। ये 1681 से लेकर 1743 तक रहते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, यह एक प्रतिष्ठित राजनेता थे, कानून निर्माता थे और सुधारक भी थे। लेकिन इन गुणों के अलावा वो विज्ञान में भी अभिरुचि रखते थे, ठीक है। इन्होंने ही मतलब जयपुर शहर की मतलब क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है। ये विज्ञान में अभिरुचि किस प्रकार से, इन्होंने जंतर मंतर का स्थापना करवाया था, ठीक है। इसने इसे विज्ञान और कला का एक महान क्षेत्र बना दिया जयपुर को। जयपुर शहर को एक योजनावर वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार मतलब बनाया गया था, ठीक है। इसलिए जयपुर को भारत का पेरिस कहते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें राजपूत उस समय आफ्टर औरंगजेब का पतन,
औरंगजेब के पतन के बाद, ठीक है, अगर राजपूत राज्य की बात करेंगे तो सबसे जो शक्तिशाली राज्य था, जो सबसे महान शासक जो थे, सवाई जय सिंह थे। क्या क्या बोलते थे? राजा सवाई जय सिंह, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो कि 1681 से लेकर 1643 तक रहे थे, ठीक है, ध्यान रखें। जो कि कहाँ के शासक थे? कहाँ के शासक थे? आमेर के शासक थे, ठीक है। इन्होंने जयपुर शहर का मतलब क्या किया था? तो निर्माण भी किया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे जयपुर की सड़कें संपूर्ण सड़कें चौड़ी तथा समकोण पे प्रतिफलित होती थी, मतलब एक सड़क यहाँ से निकल कर और यहाँ से, ठीक है, ये सड़क है, ये सड़क है, ठीक है, इसको बोलेंगे समकोण बोलेंगे, ठीक है। इधर से गाड़ी आए, इधर से गाड़ी आए, इधर से आए, ये समकोण हो गया, ठीक है, एक दूसरे का समकोण पे काटते हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की शहर जो थी इसी पत्ती पे बनाई गई थी। इसको आधुनिक समय में ग्रिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड मेथड के नाम से जानते हैं, ठीक है, ग्रिड पट्टी, ठीक है। तो जयपुर शहर का जो डिजाइन जो था बहुत ही आधुनिक तरीके से बनाया गया था, जो कि सड़कें जो थी चौड़े थी एवं समकोण पे प्रतिच्छेदित होती थी। जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में अपने स्वयं के आविष्कार के साथ सटीक और उन्नत उपकरणों के साथ वेधशालाओं का निर्माण किया था। उनकी खगोलीय शोध, ठीक है, उल्लेखनीय रूप से सटीक थी। इनका एक पुस्तक भी है, जीज मोहम्मद शाही कहते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो जंतर मंतर का मेनली इन्होंने स्थापना करवाया था, उसी को वेधशाला कहते हैं। कहाँ कहाँ पे करवाया था? एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे करवाया था? नाम जरा एक बार पढ़ लीजिए, सभी लोग याद हो जाएगा। दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर और मथुरा। बिल्कुल ठीक है, दिल्ली में था, जयपुर में था, उज्जैन में था, वाराणसी में था, मथुरा में था, ठीक है। 5 जगह पे इन्होंने जंतर मंतर का स्थापना करवाया था। किन 5 जगहों पे? फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिल्ली में, दिल्ली, जयपुर में, उज्जैन में, वाराणसी में, मथुरा में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इन पांचों जगह का नाम आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ये तलिकाओं का मतलब एक सेट तैयार किया था, जिसका शीर्षक था जीज मोहम्मद सईद। यही एग्जाम में कई बार पूछता है। ये वेधशाला से संबंधित जो जानकारी जो थी, जो कि इन्होंने ही तैयार किया था, ठीक है, सवाई राजा जयसिंह ने तैयार किया था। उस पुस्तक का नाम क्या है? जीज मोहम्मद शाही, जिससे लोगों को खगोल अवलोकन करने की सक्षम बनाया जा सके। अब इसमें क्या था? इसमें खगोल जो था, ठीक है, खगोलीय वेधशाला जो था, उसमें लोगों को समझने के लिए, बुझने के लिए इस पुस्तक का सहारा लिया जाता था, ताकि इनको पढ़कर समझ सके। जंतर मंतर कभी गए आप लोग? दिल्ली सर। दिल्ली वाला, हम जयपुर वाला गए हुए, ठीक है, तो उस समय तो मुझे उतना समझ में नहीं आया। तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन जीज मोहम्मद शाही जो पुस्तक जो थी, इसका अध्ययन करने का और जंतर मंतर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते थे, ठीक है। यूक्लिड की बात करें, जो कि ज्यामिति के फादर माने जाते हैं, तो इन्होंने यूक्लिड के ज्यामिति के तत्व त्रिकोणमिति पर कई कार्य का अनुवाद संस्कृत में किया। नेपियर के निर्माण और लघु गणक का उपयोग भी इन्होंने किया था। नेपियर की बात करें, जो कि लघु गणक, ठीक है, कंप्यूटिंग करने के लिए, गणना करने के लिए प्रयोग होता था। तो नेपियर के निर्माण और लघु गणक के उपयोग पर भी इन्होंने काम किया। तो ये राजनेता थे, ये लेखक थे, ये साइंटिस्ट थे, खगोल वैज्ञानिक थे, बहुत कुछ थे जय सिंह, ठीक है, अनामेर के शासक थे, जयपुर शहर के निर्माणकर्ता थे। तो इस समय राजपूत राजाओं में सबसे अधिक विद्वान की बात करेंगे और सबसे अधिक शक्तिशाली वही थे, जो कि मुगलों के पतन के बाद। जय सिंह एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने राजसी खर्चों को कम करने के लिए कानून लागू करने की कोशिश की, जिससे राजपूतों को अपनी बेटियों के शादियों में, ठीक है, लगाना पड़ा, ठीक है। तो इन्होंने अपने खर्चे कम किए, उन्होंने कानून लाया जिससे राजपूतों को अपनी बेटियों के शादी में लगाना पड़े। जयसिंह ने 1699 से 1743 तक लगभग 44 वर्षों तक शासन किया, ठीक है, बहुत बड़ी अवधि होती है 44 वर्ष, ठीक है। 44 वर्षों तक इसने मतलब क्या किया? शासन किया। 1743 तक लगभग 44 वर्षों तक ये शासन किया। 1750 में भरतपुर के 4 शासक सूरजमल थे। उन्होंने राजा जयसिंह की भांति मुगल राजस्व प्रशासन परिवर्तन पद्धति को अपने क्षेत्र में लागू किया, ठीक है। तो जाट राज्य की बात करेंगे ना, सूरजमल, बदन सिंह, चूड़ामन, ये बाद में मुगलों के विरोधी राज्य थे, ठीक है। जाट राज्य मुगलों के विरोधी राज्य थे। कारण क्या था? कि अकबर के जो सिकंदरा वाला मकबरा जो था, उस मकबरा को जाट शासकों ने खोद दिया था उसको, ठीक है, वो पूरा मतलब उसको मिट्टी वगैरह सब कुछ हटा दिया था। इतने बड़े विरोधी थे ये लोग, ठीक है, ध्यान रखें। तो मुगलों के साथ इनका हमेशा मतभेद चलते रहता था। तो राजपूत भी विद्रोही थे। जाट राज्य की स्थापना में मुगलों का पतन कर, वह भी विद्रोही थे। सिख शक्ति का उदय हुआ, ये भी विद्रोही थे। मराठा शक्ति का विद्रोह हुआ, ये भी मतलब क्या था? मराठा शक्ति का उदय हुआ, ये भी मतलब क्या थे? विद्रोही ही थे, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको ये। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ये बड़ा बड़ा हो जाएगा, सिख शक्ति का उदय हम लोग देखेंगे, ठीक है, समझ गए? सिख शक्ति का उदय देखेंगे। तो सिख शक्ति का उदय, तो ये गुरु वगैरह तो वो तो साम्राज्य की स्थापना नहीं करते। सिख साम्राज्य का स्थापना का श्रेय महाराजा रंजीत सिंह को जाता है।
जिनके पास उस समय एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना थी। और किस मिसल से संबंध रखते थे महाराजा रंजीत सिंह? शुक्र चकिया। शुक्र चकिया मिसल से संबंध रखते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुल 10 गुरु होते थे। पहले गुरु की बात की गुरु नानक थे, उनके बाद लहना होते हैं, जो कि गुरु अंगद का नाम ही लहना था, गुरु अंगद। उनके बाद अमरदास, ठीक है, रामदास, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अर्जुन देव, जिनकी हत्या करवा दी गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अर्जुन देव की हत्या किसने अरे करवाया था, किस मुगल शासक ने? जहाँ जहांगीर ने करवाया था, ठीक है। उनके हरगोविंद की बात करेंगे, जहांगीर। गुरु हर राय की बात करेंगे, उनकी मृत्यु हो गई थी चेचक की वजह से, ठीक है। गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी गई। शीशगंज जाएंगे ना दिल्ली में, शीशगंज वहां पे वो है, क्या बोलते हैं, शीख क्या बोलते हैं उसको यार, शीशगंज क्या, सिखों का धर्म स्थल को क्या गुरुद्वारा है। बोलते हैं, गुरुद्वारा, ठीक है। गुरुद्वारा शीशगंज गुरुद्वारा। गुरुद्वारा के पास में इनकी सर कलम कर दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तेग बहादुर की हत्या करवाई गई थी। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह, जो कि आखिरी गुरु थे, जिनका जन्म 1699 में बिहार में हुआ था, ठीक है। गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे ये, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु और आखिरी गुरु, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे के साथ मतलब मुगलों ने अन्याय किया था, इसलिए सिख साम्राज्य का उदय जो होता है मुगलों का विद्रोही राज्य था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, समझ गया ना। तो मैंने 3 तरह के राज्य बताए, जो कि मुगलों के पतन के बाद सबसे पहले की बात करेंगे उत्तराधिकारी राज्य, जो उनके द्वारा स्थापित किया, जो कि मुगलों के अधीन कभी ना कभी काम कर चुके थे, ठीक है। और उसके बारे में मतलब पता है विद्रोही राज्य, जो कि मुगलों के हमेशा विद्रोह करते रहे। और एक राज्य का नाम बता, जो कि मुगलों के परिधि से बाहर के राज्य, जैसे टीपू का राज, हैदर का राज, उनको मुगलों से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। जैसे अहोम साम्राज्य का भी बाद में स्थापित होता है, उनको भी मुगलों से कुछ लेना देना नहीं था, ठीक है। तो मुगलों के परिधि से बाहर के राज्य, जो कि मुगलों से कभी संघर्ष ही नहीं है। टीपू का, हैदर का कभी संघर्ष हुआ मुगलों से? कभी पढ़ा आपने से टीपू और हैदर का मुगलों से संघर्ष हुआ होगा? नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि वो मुगलों से परिधि के बाहर से राज्य थे, उनको कुछ लेना देना नहीं था, ठीक है, समझ गए। तो कल के क्लास में सिख शक्ति पढ़ा दूंगा, सिख साम्राज्य पढ़ा दूंगा, समय मिला तो मराठा भी कल करवा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मेडिवल का और भी कुछ कुछ देख लेंगे जो छूट गया है। उसके बाद मॉडर्न बोलेंगे तो मॉडर्न, नहीं तो हम लोग प्राचीन भारत ही पढ़ेंगे।